भेजा था आपको, ये है द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फिक्सेशन, द रिमूवल ऑफ वाटर एंड फिक्सेटिव फ्रॉम टिश्यू इज नोन एज। टिश्यू से जब हम पानी को और फिक्सेटिव को बाहर निकालेंगे तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी। कुंदन ने कहा सर मेरा डाउट है 18, 10 और 6 पे। बिल्कुल कुंदन, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो अपन बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये था भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और 32 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 43 में ना 43 के स्टूडेंट के रिस्पॉन्स है मेरे पास। 10-11 लोगों के इसमें कंफ्यूजन थे। आंसर आपको पता है भाई, ज्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। डिहाइड्रेशन अपन क्यों बोलेंगे, देखो डेफिनेशन ही अपन को ये बारे में कह रही थी। कोई डेफिनेशन क्या हमको बोल रही थी कि पानी को हम निकाल रहे हैं, पानी को निकालने। अब देखो पानी जो शब्द है इसको अपन हाइड्रेशन शब्द से अपने साइंटिफिक वर्ड में अपन हाइड्रेशन बोलते हैं। तो जहां डी मग लग गया मतलब उसको निकाल रहे हैं, और री मतलब हम दोबारा से पानी को उसमें ऐड कर रहे हैं ना। तो री और डी दोनों में बस जरा सा अंतर है। री मतलब अपन जब पानी में टिश्यू डालेंगे तो रिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन मतलब पानी को रिमूव करेंगे, ठीक है। ये एक स्टेप है हमारी हिस्टोपैथोलॉजी में, एक स्टेप आएगी कि हम जब उसका डिहाइड्रेशन करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो माइक्रोबायोलॉजी के टाइम पे मैंने ट्रिपल डी यूज की थी। आपको याद होगा माइक्रोबायोलॉजी में मैंने कहा था भाई आप ट्रिपल डी को कवर कर लो, और ट्रिपल डी आपने कवर कर ली मतलब पूरी माइक्रोबायोलॉजी खत्म। ट्रिपल डी में अपना क्या था, डेफिनेशन, डिसीज और डायग्नोसिस, है ना। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है अपन ने ट्रिपल डी के अंदर, ठीक है। जब अपन हिस्टोपैथोलॉजी की बात करेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल एस बोलता हूँ, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में ट्रिपल डी थी, हिस्टोपैथोलॉजी में ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, यहाँ पर ट्रिपल एस का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रिपल एस का मतलब है स्टेप, सॉल्यूशन और सबस्टेंस। स्टेप मतलब हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सी स्टेप किसके बाद आ रही है, इसका एक नॉलेज आपको होना चाहिए। वैसे तो बहुत इजी है, बहुत हिस्टोपैथोलॉजी देखो स्टेप वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल सिंपल है। एक बार अपन इसको रिवाइज भी कर देते हैं। स्टेप में अपन ने कौन कौन सी स्टेप पढ़ी थी हिस्टोपैथोलॉजी में। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। स्टेप में पहले अपन टिश्यू का फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन में कुछ नहीं होता, ओटी से जो सैंपल निकला है, जनरली डॉक्टर लोग रहते हैं वो नॉर्मल स्लाइन में ही अगर अपन को टिश्यू का सैंपल डाल के दे देते हैं तो हमको एक फिक्सेटिव उसमें ऐड करना पड़ता है ना। वैसे तो प्रोसीजर तो ये है कि जो डॉक्टर हैं, जो ऑपरेशन थिएटर से टिश्यू को निकाल रहे हैं ओटी से, पेशेंट का जब टिश्यू का सैंपल निकालते हैं तो उनको ही फिक्सेटिव में डालना चाहिए, फॉर्मेलिन में डालना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो उनको ही डालना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी डाला है तो भी अपना पहला काम बनता है अपन उसको फिक्सेशन करें, ठीक है। अब आगे फिक्सेटिव में भी फिर अलग अलग अपने फिक्सेटिव हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने टिश्यू का प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके अपन उसके ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक बनाकर फिर अपन उसके कटिंग करते हैं, एक रिबन टाइप का अपन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं रिबन, ताकि अपन उसकी स्लाइड बना सकें, और स्लाइड बनाने के बाद हम उसकी स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद हम उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, है ना। तो ये पूरी स्टेप थी भाई हिस्टोपैथोलॉजी में। नोट्स में यही वाली इमेज डली है। इस तरह से अपनी हिस्टोपैथोलॉजी में पूरी स्टेप चलती है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल बेसिक सी इमेज डाली है। फिक्सेशन के अंदर भी कुछ प्रोसेस आएंगे, प्रोसेसिंग के अंदर अपना डिहाइड्रेशन आया, क्लीयरिंग आया, इनफिल्ट्रेशन आया, ये अपन ने पढ़ा है ना। तो स्टेप के अंदर भी फिर और स्टेप हैं। तो जितनी भी स्टेप्स हैं वो सारी की सारी आपको नॉलेज होना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेप पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है भाई हिस्टोपैथोलॉजी में। फिक्सेटिव में ही कितने सारे फिक्सेटिव हैं, ठीक है। फिक्सेटिव से एक दो क्वेश्चन लेता हूं मैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन जितने भी हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी में अगर टफ पोर्शन की बात करूं तो सबसे टफ पोर्शन जो है वो सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ नॉलेज होना चाहिए कि अपन वो किस कैटेगरी में सॉल्यूशन आ रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है। हालांकि नोट्स में अपन ने पढ़ते टाइम सिर्फ फिक्सेटिव की कंपोजिशन कंपोनेंट अपन ने पढ़े। उस टाइम पे मैंने ये क्या एक चीज बोली थी भाई, हिस्टोपैथोलॉजी में जितने भी सॉल्यूशन आते हैं सबकी कंपोजिशन आप पढ़ लेना। और
अपन ज्यादातर क्लास में 100% इंक्लूड नहीं कर पाते, लेकिन मेरी गाइडेंस रहती, देखो जो लोग स्टूडेंट क्लास अटेंड नहीं करते उनको मैं नोट्स देता नहीं हूँ। उसका एक बहुत बड़ा पर्पस है कि कुछ चीजें जो अपनी छूटी हैं, जिन जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है उनको लगता है भाई ये तो पढ़ाया ही नहीं होगा, बताया ही नहीं होगा। एक्चुअली मेन पर्पस अपना गाइडेंस का रहता है। जैसे अपन ने फिक्सेटिव पढ़े तो फिक्सेटिव में फिक्सेटिव की क्या क्या कंपोजिशन होती है, उनको याद किस तरह से करना है, वो मैंने डिस्कशन किया था। करीब 5-10 मिनट तक उसका डिस्कशन चलता रहा था। ठीक है, तो अब बाकी के जितने भी फिक्सेटिव आते हैं वो, सॉरी, जितने भी सॉल्यूशन आते हैं, डीकेएलसिफिकेशन में भी कुछ सॉल्यूशन आएंगे, स्टेनिंग में भी सॉल्यूशन आएंगे, जितने भी सॉल्यूशन आते हैं सबकी कंपोजिशन इंपोर्टेंट है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, सर आपने डीकेएलसिफिकेशन का कंपोनेंट नहीं डाले। स्टेनिंग के भी डाल सकते थे भाई। अगर अपन टोटल 100% हर एक चीज को अगर अपने नोट्स में इंक्लूड करते हुए चलें तो अपनी गॉडकर लगभग 1650 पेज है गॉडकर में, और अपन ने नोट्स में करीब 200 पेज में ही सारे के सारी थ्योरी को कवर किया। ये 200 पेज में भी अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी कवर हो गया। मतलब अपन 150 से 180 पेज के अंदर अपन ने पूरा कवर किया है। ठीक है, तो 5 महीने में पूरा का पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है अगर मैं हर एक चीज को इंक्लूड करते जाऊं नोट्स में और हर एक चीज को आपको समझाते हुए जाऊं। मैं ना आप समझते हुए जाओ कि आपको पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करना। भाई आप ध्यान होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक चीज और बोली थी, मेरे साथ साथ आप खुद के अपने नोट्स भी बनाते हुए चलें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसकी गाइडेंस मैं देते हुए चलता हूँ कि इस तरह से आपको और कुछ चीजें आप इंक्लूड करते हुए चल सकते हो। कंपैरेटिव स्टडी आप और कहाँ पे ऐड कर सकते हो और कैसे अपन याद कर सकते हो ना। जैसे फिक्सेटिव में एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर अपन इस चीज पे और बात करेंगे। तीसरी चीज और सबस्टेंस, 3 एस बोले थे मैंने, स्टेप, सॉल्यूशन और सबस्टेंस। सबस्टेंस मतलब हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी में जो सामान यूज हो रहे हैं, जो सबस्टेंस, जो चीजें यूज हो रही हैं, है ना। जैसे अपना माइक्रोटॉम यूज हो रहा है ना। माइक्रोटॉम के अलावा हिस्टोपैथोलॉजी में एल ब्लॉक यूज होते हैं, है ना। तो ये जो जितने भी सबस्टेंस है, साइटोपैथोलॉजी में भी अपने अपन ने पढ़ा था एयर स्पेचुला करके एक छोटा सा एक लकड़ी की डंडी थी। जितने भी ये छोटे बड़े जितने भी सामान यूज हो रहे हैं वो सब कुछ एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अपन ने बहुत ज्यादा डाला नहीं है, लेकिन आप देखो जैसे माइक्रोटॉम क्या है, एयर स्पेचुला क्या है, जो जो कुछ कुछ चीजें तो अपन ने इंक्लूड की हैं, लेकिन कुछ चीजें इंक्लूड नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप भी साथ साथ पढ़ते हुए चलो। जो चीजें नहीं है तो मैं गाइडेंस जरूर अपनी तरफ से देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। योगेश ने एक मैसेज की, सर नोट्स में कोड लैंग्वेज में ही किसी बाहर वाले के काम नहीं है। बहुत बढ़िया, योगेश ने बिल्कुल परफेक्ट बात की है। नोट्स एक तरह से कोड की लैंग्वेज है। जिस तरह से कोड वर्ड यूज होते हैं ना, उस तरह से कोड वर्ड टाइप की है। तो जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से जिन्होंने मुझे मैसेज किया था तो शायद कल की क्लास अटेंड ना कर पाए हों, तो मैंने कल एक चीज बोली थी। थोड़ा सा मैं फिक्सेटिव का क्वेश्चन लेता हूँ, फिर अपन इसको इस बात को और डिस्कस करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन अपना यही था फिक्सेटिव का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। इनमें से साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव कौन सा है। 4 ऑप्शन है अपने पास, 4 में से देखो आप, पहला है जेंकर्स, दूसरा हेली, तीसरा जेंडर्स और चौथा है कॉर्नोफ्लिट। ये हमारे 4 ऑप्शन थे, है ना। आप लोगों के आंसर अगर मैं देखूं तो 29 स्टूडेंट ने इसके सही आंसर दिए 43 में से। वैसे ज्यादातर लोगों के सही है आंसर, थोड़े बहुत ही स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हुए हैं, 12-13 लोग। कॉर्नर फ्लूइड जो है वो एक साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है। जब अपन ने पढ़ा इसको तो अपन ने फिक्सेटिव की कुछ इस तरह से एक टेबल पढ़ी। इस टेबल में अपन ने टेबल को सिर्फ 2 पोर्शन में ही डिवाइड कर दिया, माइक्रो एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल। 2 टाइप के फिक्सेटिव अपन ने पढ़े हैं। मैं फिर एक बात फिर दोबारा रिपीट करूंगा। हाँ, कॉर्नर फ्लूइड आंसर है इसका, कपिल बैरागी, बिल्कुल सही। फिक्सेटिव में अपन ने 2 पढ़े, एक माइक्रो एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल। लेकिन डिस्कशन अपन ने किया है तो फिक्सेटिव इतना छोटा क्लासिफिकेशन नहीं है कि फिक्सेटिव जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, है ना। इसी टेबल को अगर अपन और लेंदी करते और बड़े हुए करते तो शुरुआत में फिक्सेटिव जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, समझते हुए चलना। फिक्सेटिव जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल में हमारा फॉर्मलिन हमारा सिंपल फिक्सेटिव है। ऐसे फिक्सेटिव
जो सिर्फ डाइल्यूट करके बनते हैं वो हमारे सिंपल फिक्सेटिव। ठीक है, सिंपल फिक्सेटिव में अपन ने देखो नोट्स आपने पढ़े होंगे, तो नोट्स में अपन ने जो टेबल अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाई है ना, ये अपने कंपाउंड फिक्सेटिव थे। कंपाउंड के नीचे मैंने फिर सिंपल फिक्सेटिव की एक लिस्ट बनाई थी, 6-7 सिंपल फिक्सेटिव के नाम लिखे थे। वो सारे के सारे सिंपल फिक्सेटिव हैं, उनको डाइल्यूट करके अगर अपन यूज करेंगे तो वो हमारे सिंपल फिक्सेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे। हालांकि फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मलिन हमारा सबसे अच्छा सिंपल फिक्सेटिव है। उसके बाद में फिर कंपाउंड फिक्सेटिव पे आ गए थे अपन। कंपाउंड फिक्सेटिव, कंपाउंड फिक्सेटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो एनाटॉमिकल, दूसरे साइटोलॉजिकल। तो अपन ने जो टेबल में डाला है वो ये टॉपिक डाल दिया कि माइक्रो एनाटॉमिकल कौन कौन से होते हैं और साइटोलॉजिकल कौन कौन से होते हैं, है ना। माइक्रो एनाटॉमिकल के अंदर कौन कौन से आए हैं वो अपन ने टेबल में इंक्लूड किए। साइटोलॉजिकल में अपन ने 2 एग्जांपल ही इंक्लूड किए थे। दोनों जो एग्जांपल हैं वो न्यूक्लियर स्टेनिंग के एग्जांपल हैं। न्यूक्लियर स्टेनिंग, उनसे न्यूक्लियर स्टेनिंग करेंगे अपन। देखो न्यूक्लियर स्टेनिंग का मतलब क्या होगा, ऐसी स्टेनिंग। देखो सबसे पहले अपन ये समझो कि साइटोलॉजिकल स्टेनिंग क्या है। ऐसी स्टेनिंग जो सेल की मॉर्फोलॉजी को ज्यादा अच्छे से दिखा सके। सेल हिस्टोपैथोलॉजी में अपन टिश्यू की स्टडी करें तो टिश्यू में भी तो सेल, ये टिश्यू जो बने हैं वो सेल से बने हैं, लेकिन सेल को और ज्यादा अच्छे से दिखाने, सिर्फ एक सेल के बीच, सेल के बीच बीच में जो कुछ चीजें हैं उसको, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ सेल पे ज्यादा अच्छे से फोकस करे, वो हमारा साइटोलॉजिकल। अब सेल के अंदर भी अपन ने शुरुआत में सेल का टॉपिक पढ़ा था। सेल में भी 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है उसका साइटोप्लाज्म। तो ऐसा फिक्सेटिव जो न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से फिक्स करे वो हमारा न्यूक्लियर फिक्सेटिव कहलाएगा। जो साइटोप्लाज्म को ज्यादा अच्छे से फिक्सेटिव करे वो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, या साइटो, यहाँ पर साइटोलॉजिकल डल गया, मिस्टेक है, ये साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव कहलाएगा, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक। तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव भी फिर 2 तरह के हो सकते हैं, एक न्यूक्लियर, दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्टेनिंग, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। और अपन ने जो टेबल पढ़ी तो कॉर्नोय फ्लूइड और फ्लेमिंग फ्लूइड दोनों ही जो होते हैं वो न्यूक्लियर फिक्सेटिव होते हैं। न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव में छोटा सा डिफरेंस होता है, सिर्फ ग्लेशियल एसिडिक एसिड का। न्यूक्लियर फिक्सेटिव जो होते हैं उनमें ग्लेशियल एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जिसमें नहीं होता वो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव होते हैं। अब ऐसा क्यों भाई, एसिडिक एसिड जिसमें प्रेजेंट होगा वही अपन न्यूक्लियर फिक्सेटिव में क्यों यूज करेंगे। हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एसिडिक होता है, तो अपन फिक्सेटिव जब भी यूज करेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन ही अपना यूज होना चाहिए, है ना। अगर अपन एसिडिक सॉल्यूशन की जगह एल्कलाइन यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे न्यूक्लियस जो है वो एसिडिक है, तो एल्कलाइन उस पर डालने से न्यूक्लियस जो हो गया उसकी मॉर्फोलॉजी खराब हो जाएगी। इसी तरह से सेम अपोजिट अपन साइटोप्लाज्म की बात करो, साइटोप्लाज्म जो होता है वो हल्का सा एल्कलाइन होता है। हल्का सा एल्कलाइन होता है इसका मतलब हम उसमें एसिडिक कंपोनेंट ऐड नहीं कर सकते। एसिडिक, कोई भी एसिड ऐड नहीं करेंगे। एसिड अगर अपन ने ऐड किया तो न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसकी मॉर्फोलॉजी बिगड़ जाएगी। आप ऊपर के जरा फिक्सेटिव पे ध्यान देते हुए चलो, एसिटिक एसिड कहाँ कहाँ पर है, जहां पर ए लिखा है वहां पर एसिटिक एसिड है, वॉइस फ्लूइड में एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजन सूसा में एसिटिक एसिड है, जेंडर सॉल्यूशन में भी एसिटिक एसिड है। ये सारे हालांकि हमारे न्यूक्लियर फिक्सेटिव हो सकते हैं, लेकिन कॉर्नर और फ्लेमिंग हमारे ज्यादा अच्छे हैं। जिसमें एसिटिक नहीं है, एसिटिक एसिड नहीं है, किसमें नहीं है भाई, हेली फ्लूइड में। हेली फ्लूइड में एसिटिक एसिड नहीं है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म में हम हेली फ्लूइड को यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव हो सकता है। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव में अगर हमको साइटोप्लाज्म को ज्यादा अच्छे से फोकस करना है तो हम हेली फ्लूइड को साइटोप्लाज्म की तरह यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लेमिंग, फ्लेमिंग में देखो आप, है ना, देखो कॉर्ने को तो अपन यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है ऑलरेडी। फ्लेमिंग को अगर अपन देखो तो फ्लेमिंग में ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और क्रोमियम टेट्रोक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये 2 चीजें प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें एसिड नहीं है।
एसिड नहीं है मतलब इसको भी अपन क्या साइटोप्लाज्म की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सिर्फ अपन को पीएच का ध्यान रखना पड़ेगा। पीएच अगर एसिडिक पीएच है तो वो हमारा न्यूक्लियर फिक्सेटिव हो जाएगा, अगर पीएच एल्कलाइन है तो वो हमारा साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव हो जाएगा। दोनों में बस पीएच का ही अंतर है। पीएच अगर कम है तो न्यूक्लियर फिक्सेटिव, पीएच अगर ज्यादा है तो वो हमारा साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। तो फ्लेमिंग फ्लूइड में अगर अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने, अगर उसके पीएच को मेंटेन करने, तो वो हमारा साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव कहला जाएगा। अब देखो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होती है भाई, सॉल्व मैं बोल रहा हूँ हिस्टोपैथोलॉजी में अगर कोई टफ पोर्शन है तो वो सॉल्यूशन का टफ पोर्शन है। सॉल्यूशन ट्रिपल एस में मैं पूरी हिस्टोपैथोलॉजी खत्म करता हूँ। ट्रिपल एस मतलब स्टेप, सॉल्यूशन और सबस्टेंस। सबस्टेंस में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा सामान ऐसे नहीं है जिनको आपको समझना पड़े, रटना पड़े, याद करना पड़े। माइक्रोटॉम में कुछ ही एग्जांपल है, 6-7 टाइप के माइक्रोटॉम होते हैं। इसके अलावा माइक्रोटॉम के अलावा जो छोटी छोटी चीजें यूज होती है जैसे एल ब्लॉक यूज होते हैं, है ना, अपना बैक्स यूज होता है, या साइटोलॉजी में चले तो एरे स्पिकुला यूज होता है ना। एक वेजाइना को मुंह खोलने के लिए भी एक अपना एक इक्विपमेंट था, अभी फिलहाल मेरे नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो ये छोटे छोटे जो सामान है जो हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होते हैं, साइटोलॉजी में यूज होते हैं, ये एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वो सबस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं लगता अपन को, क्योंकि ज्यादा लंबी रेंज नहीं है। जब ज्यादा लंबी जो रेंज है वो सॉल्यूशन की ज्यादा लंबी रेंज है। अब देखो फिक्सेटिव की ही बात करो, फिक्सेटिव में कितनी कंफ्यूज, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। सबसे पहले सिंपल फिक्सेटिव हो गया, सिंपल के अंदर भी सिंपल, फिर कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड में भी दो तरह के, माइक्रो एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल में भी दो टाइप के हो गए, एक न्यूक्लियर और दूसरा साइटोप्लाज्मिक। स्पेकुलम, बहुत बढ़िया, योगिता ने लिख दिया उसका आंसर, अभी मेरे दिमाग से निकल गया था। स्पेकुलम बोलते जो वेजाइना के मुंह को थोड़ा सा चौड़ा करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेंगी आपको। जो कंफ्यूजन है, जो भी डाउट रहेंगे आपके, अगर एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा हिस्टोपैथोलॉजी में तो सॉल्यूशन से गलत होगा। सॉल्यूशन की कंपोजिशन, सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आ रहा है। अब देखो कैटेगरी में भी कितना कंफ्यूजन। मान लो क्वेश्चन कॉर्नर फ्लूइड से आया, मेरे ख्याल से प्रीवियस पेपर में आया भी है। कॉर्नर फ्लूइड किस तरह का फ्लूइड है, ऑप्शन में अगर सिर्फ इतना ही आया कि सिंपल फिक्सेटिव है, माइक्रो एनाटॉमिकल है और साइटोलॉजिकल है, तो साइटोलॉजिकल हमारा आंसर हो गया, ठीक है। फिर अगर ऑप्शन में साइटोलॉजिकल ना डालकर न्यूक्लियर फिक्सेटिव आ गया, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव आ गया, इस तरह से ऑप्शन में आए, तो न्यूक्लियर फिक्सेटिव हमारा इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे से स्टैंड करता है। तो क्लासिफिकेशन, पहले तो आप क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंपोजिशन। कंपोजिशन को याद करना बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई, है ना। याद करने की मैंने एक ट्रिक आपको बताई। आप जितने भी फ्लूइड हैं आप सबको एक साथ लिख लो, मैं कंपैरेटिव स्टडी बोलता हूं इसको। एक साथ लिख लो, आप एक साथ लिख के छोटे छोटे से फॉर्म बना दो। देखो कितना सिंपल सा बन गया था अपन को। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा फ्लूइड ऐसा है जिसमें एसिटिक एसिड नहीं होता, तो जिसमें ए नहीं लिखा वो हमारा आंसर। ए किसमें नहीं लिखा, जेंकर में भी नहीं लिखा, हेली में भी नहीं लिखा, ठीक है। तो दोनों में एसिटिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। पिक्रिक एसिड किसमें होता है, अगर ये क्वेश्चन होता तो बॉयल्स फ्लूइड में पी लिखा है मतलब पिक्रिक एसिड होता है ना। जेंडर सॉल्यूशन में भी पी लिखा है मतलब इसमें भी पिक्रिक एसिड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड किस किस में होता है, एफ देख लो आप कहां कहां पर है। ये टेबल आपके दिमाग में है। टेबल आपके दिमाग में कब बैठेगी, जब इस टेबल को आप अपनी दीवार पे चिपका दोगे। रोज देखना पड़ेगा भाई आपको, रोज, है ना। रोज आप टेबल को देखोगे तो अपने दिमाग में बैठ जाएगा। बॉयल्स फ्लूइड मतलब एफएपी, जेंकर्स फ्लूइड मतलब एएमडी, हेली फ्लूइड का मतलब है एफएमडी, हेड एंड सूसा का मतलब है एफएटीएम, जेंडर सॉल्यूशन का मतलब है एफएपी। अब एफ ए की मतलब पी का मतलब क्या हुआ, ये मैंने डिस्कस किया था, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। एफएपी मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और पिक्रिक एसिड, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं हमारे जेंडर सॉल्यूशन में, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आपने डिकैल्सिफिकेशन नहीं बताया। आप बोलोगे तो मैं उसको भी नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, मुझे एक आध दिन का और टाइम दे दो तो मैं डिकैल्सिफिकेशन को भी, सॉल्यूशन में स्टेनिंग को भी अपन नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आप पहले गाइडेंस समझ लो, आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको चीजें याद होंगी। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो जब
देखो नोट्स एक हेल्पिंग टूल है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपकी थोड़ी सी गलतफहमी है ना। हालांकि बहुत कुछ मैं बोलता हूँ, लगभग 90% अपने नोट्स में इंक्लूड है। मैंने इतनी रिसर्च की है, इतना बहुत कुछ कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कर सकूं। 5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस गॉडकर में 1650 पेज है। 1650 में से जो चीजें बिल्कुल जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने निकाल के नोट्स में डाला है। तो वैसे मैं गारंटी लेता हूँ, एग्जाम कोई भी हो, आप सिर्फ नोट्स पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो अगर आपने टोटल कवर कर लिया तो। लेकिन फिर भी मैं फिर भी ये बोलूंगा भाई, नोट्स जो है वो एक हेल्पिंग टूल है। इसके साथ साथ में आप जितने भी सोर्सेस यूज कर सकें, बुक को भी पढ़ सकें। बुक तो गॉडकर भी है, अच्छी बुक, बहुत अच्छी बुक है गॉडकर तो। खैर हालांकि सबसे अच्छी बुक गॉडकर को ही मानते हैं, मानना चाहिए। थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है। ओची बहुत अच्छी बुक है, मैं ओची को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। ज्यादातर नोट्स में ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो जे ओची के ही हैं। इसके अलावा गूगल को, यूट्यूब को, ये दूसरे सोर्स में भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आप जब आप ये गूगल या यूट्यूब वगैरह के सोर्स से आप कुछ चीजें पढ़ें, तो आप उसको साथ साथ में अपनी जो रेफरेंस बुक हैं गॉडकर या ओची, इनसे एक बार आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। कंपैरिजन मतलब कहीं पे कोई डाउट आपको लग रहा है कि दो जगह आपको अलग अलग चीजें लग रही, तो एक बार आप खुद उसको पढ़ के देख लें कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए ना। मेरे नोट्स में भी मैं बोलता हूँ, नोट्स के लिए थोड़ा सा आज टाइम ज्यादा लग रहा है। आज अपनी एक्चुअली थ्योरी की लास्ट क्लास है, तो मंडे से अपनी मैथ की क्लास होगी, तो मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ। नोट्स आपको दो जगह मिल रहे हैं, एक अपने क्लास का ग्रुप है, एक नोट्स का एक अलग ग्रुप है। मेरी सजेशन रहती, जो स्टूडेंट शायद नए हैं तो उनको नहीं मालूम हो, क्लास के ग्रुप में मैं जो नोट्स भेजता हूँ वो आपको 2-3 दिनों के लिए रहते हैं, या जब तक सेक्शन खत्म नहीं होता तब तक के लिए रहते हैं। आप कोशिश किया करो कि तब तक आप प्रिंट ना कराओ। आप एक बार मोबाइल से ही एक दो बार आप पढ़ लो। कहीं कोई कंफ्यूजन लग रही, कोई डाउट लग रहा है, तो आप मुझसे पूछो। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि नोट्स में भी थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, क्योंकि सारे के सारे नोट्स मैं तो टाइप नहीं करता, मेरे स्टाफ हैं जो टाइपिंग करते हैं। कई बार हम उसमें मेरे से भी छूट जाती है, मैं कोशिश तो करता हूँ गलतियां ना हो। तो क्लास के ग्रुप में जो नोट्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिलते हैं ताकि आप एक बार पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, तो अपन उसमें नोट्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बाद में फिर एक नोट्स का ग्रुप एक अलग है, तो उसमें बिल्कुल फाइनल नोट्स मिलते हैं कि आपको भाई अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब आप इसको प्रिंट करा के प्रिंटेड नोट से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। बरबोडी सबसे लास्ट क्वेश्चन में डाला है मैंने कपिल, सबसे लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ, बहुत लंबा डिस्कशन कर दिया मैंने। 10% फॉर्मली सॉल्यूशन कंटेंट दैट इज फॉर वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत सारे स्टूडेंट के, मेरे पास एक दो स्टूडेंट के मैसेज भी आ गए थे। 10% अगर फॉर्मेलिन है तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड कितना होगा। हमारे लैब में जो फॉर्मेल्डिहाइड आता है, हम जिसे 100% फॉर्मेल्डिहाइड मानते हैं, वो एक्चुअली 100% होता ही नहीं है। एक्चुअली फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है, और गैस को अगर अपने लैब में आएगा तो हम डाइल्यूट तो कर ही नहीं सकते, वो तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए तभी डाइल्यूट होगा। तो डाइल्यूटेड जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो पहले से ही 40% होता है। हम 40% को 100% मान के चलते हैं। मतलब अगर आपसे बोला गया है कि आप 10% फॉर्मेलिन बनाओ, तो आप उस जो 40% है उसको आप 10वें भाग में डाइल्यूट करोगे। 10वें भाग में डाइल्यूट करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड उसमें अब 10% नहीं बचेगा। अब वो 40 का भी 10% हुआ तो 40 का 10% हमारा 4% बन जाएगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी भाई, 4% वो अपन 100% मानते हैं, लेकिन वो 100% होता नहीं है, वो 40% होता है। ठीक है, जो लैब में मतलब अपन जब मार्केट से खरीदते हैं तो जो 100% अपन मानेंगे वो 40% होता है। उसको अपन डाइल्यूट करें, अपन 10% फॉर्मेलिन बनाए, तो 10% फॉर्मेलिन देखो शब्द 10% फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। फिर ध्यान रखना आप, 10% फॉर्मेल्डिहाइड शब्द नहीं, यहाँ पर 10% फॉर्मेलिन है। 10% फॉर्मेलिन में
फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो सिर्फ 4% ही होगा। क्यों? क्योंकि 100% फॉर्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो 40% होता है। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन में बड़ा डाउट रहा, सिर्फ 8 लोग ही हैं जिनके आंसर सही है। जो लोग ज्यादातर लोगों ने 10% ही दिया कि 10% अगर फॉर्मेलिन में आए तो फॉर्मेल्डिहाइड भी 10%। सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी के सॉल्यूशन अगर अपन जब भी बनाएंगे तो उनमें फिर ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना। जैसे अपन एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल 100% आ सकता है अपने लैब में, तो उसको डाइल्यूट करेंगे तो उसका 10% जरूर 10% ही बनेगा। ठीक है, तो उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। जब उससे पहले मैं एक दो लोगों के मैसेज पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज हो गए हैं ना, तो उनके जवाब दे के अपन आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डाले थे मैंने क्योंकि 3-3 टॉपिक थे अपने। मुकेश ने लिखा था सर सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव इंक्लूड कर दीजिए। बिल्कुल मुकेश, मैं एक और करूंगा, एक काम करूंगा, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दूंगा हिस्टोपैथोलॉजी में। एक्चुअली थोड़ा सा मेरे साथ भी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं अभी ज्यादा इंक्लूड नहीं कर पा रहा। मेरे हाथ की फिजियोथेरेपी चल रही है तो मैं ज्यादा अभी हार्ड वर्किंग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लेकिन इंक्लूड कर दूंगा, एक छोटी सी टेबल डाल दूंगा सिंपल। हालांकि मुझे मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने 2 टेबल डाली है, एक टेबल ऊपर की और नीचे सिंपल फिक्सेटिव के एग्जांपल लिखे थे, तो वो नीचे जो है वो सारे सिंपल फिक्सेटिव हैं, ऊपर सारे कंपाउंड हैं। कंपाउंड में माइक्रो एनाटॉमिकल कौन से हैं, साइटोलॉजिकल कौन से हैं, वो मैंने टेबल में ही डाले हैं। ठीक है, अब साइटोलॉजिकल में भी न्यूक्लियर कौन से हैं, साइटोप्लाज्मिक कौन से हैं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइटोप्लाज्मिक में मॉडिफाइड वही के वही मॉडिफाई हो जाए तो वो अपने साइटोप्लाज्मिक हो सकते हैं। हेलीफ्लूइड अपना साइटोप्लाज्मिक है। ठीक है, इसके अलावा फ्लेमिंग जो हमारा न्यूक्लियर था उसी को मॉडिफाई करेंगे वो हमारा साइटोप्लाज्मिक बन सकता है। न्यूक्लियर फिक्सेटिव को आप याद कर लो, इतना आपके लिए इनफ है। चलो इस क्वेश्चन पे आप देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फिक्सेटिव व्हिच डज नॉट कंटेन फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसा फिक्सेटिव जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता, कौन सा होगा भाई? बॉयल्स, जेंकर, हेली और जेंडर सॉल्यूशन, इन चारों में से आपको बताना था और आंसर जो है वो हमारा जेंकर। जेंकर जो ऐसा फिक्सेटिव है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता। एक बार और फिर आपको टेबल खोलना पड़ेगी, टेबल खोल के फिर दोबारा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि फॉर्मेल्डिहाइड किसमें नहीं होता। आप देखो ये टेबल में एफ कहां पर नहीं लगा, एफ यहाँ पर भी लगा है भाई, यहाँ पर भी लगा है एफ, यहाँ पर भी एफ लगा है, यहाँ पर भी एफ लगा है, मतलब इन सब में फॉर्मेल्डिहाइड है। ऊपर तो फॉर्मेलिन है तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड तो होगा ही होगा। सिर्फ एक जेंकर एक ऐसा सॉल्यूशन हमको दिख रहा है जिसमें कहीं पर भी आपको एफ नहीं दिख रहा। इसका जो नाम है वो एएमडी है। एएमडी, जेंकर को अपन ने एएमडी कर दिया, मतलब इसमें फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है ना। मैंने आपको ट्रिक समझाई, मैंने आपको एक टेक्निक दी है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो इस टेक्निक से आप आगे भी यूज कर सकते हो, डीकैल्सिफिकेशन में यूज कर सकते हो, स्टेनिंग के सॉल्यूशन में भी यूज कर सकते हो, हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के वैसे तो इंपोर्टेंट नहीं होते सॉल्यूशन, लेकिन आप उनमें भी ये टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, चौथे नंबर के क्वेश्चन में 22 लोगों के आंसर सही थे, आधे लोगों के सही है, आधे लोगों के गलत। चलो आगे चले अपन, और भी लोगों के मैसेज आ गए थे, मैं देख नहीं पाया। साइटोप्लाज्मिक में केएमपी फ्लूइड भी आता है, बहुत बढ़िया योगदान लिखा। सर न्यूक्लियर फिक्सेटिव और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव भी नोट्स में, ओके चलो ठीक है, तो भाई मैं नोट्स थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा। बहुत है कॉन्फिडेंस ब्रिजेश, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंस। मैंने जिस तरह से आपको टेक्निक दे रहा हूँ उस टेक्निक से, ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बरबॉडी तो अपन बाद में बताएंगे ही। ऑल सब्जेक्ट के फाइनल नोट्स, हाँ नोट्स का मैं फाइनल नोट्स अब संडे के दिन इवनिंग में भेज दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई जीतन ने लिखा है। और जैसे सर अगर क्वेश्चन में 20% होता तो 8, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया ब्रजेश, अगर 20% क्वेश्चन होता तो 8 अपना आंसर होगा। चलो फाइंड करके बता दीजिए। ठीक है, अमन डॉक्टर, एक दो लोगों ने ट्रिक बना दी। योगदान लिखा सर ओनली हेली फ्लूइड ओनली ऐसा फिक्सेटिव है जिसको माइक्रो साइटोप्लाज्म, बहुत बढ़िया योगदान ने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है। सिर्फ हेली फ्लूइड ही एक ऐसा फ्लूइड है जो माइक्रो एनाटॉमिकल भी बन सकता है और साइटोप्लाज्मिक भी बन सकता है। बहुत बढ़िया योगदान, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं पर
विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव कंटेन पिक्रिक एसिड, किसमें पिक्रिक एसिड होता है भाई? इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं सब में आपको एक ही ट्रिक यूज करना है। पिक्रिक एसिड जो होता है वो बॉयंस फ्लूइड में होता है ना। एक बार फिर अपन टेबल खोल दो, बॉयंस फ्लूइड में पी अपना है ना। और इसके अलावा जेंकर में भी पी नहीं है, हेली में भी पी नहीं है, हेड एंड सूसा में भी कहीं पे पी नहीं लिखा है। हालांकि जेंडर सॉल्यूशन में पी है, लेकिन ऑप्शन में जेंडर सॉल्यूशन नहीं था, तो बॉयंस फ्लूइड जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आप लोगों ने, 30 लोगों के आंसर सही थे। 6वें क्वेश्चन पे आ गया मैं। द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव फॉर टिश्यू, टिश्यू को फिक्स करने के लिए हमको कम से कम कितना फिक्सेटिव यूज करना चाहिए? बराबर में मात्रा में ले लें अपन, डबल ले लें, क्या 10 गुना ज्यादा ले लें या 30 गुना ज्यादा लें? भाई 10 गुना। जो रूल है वो ये कहता है कि हमारे पास जो भी टिश्यू है कम से कम हम उसका 10 से 20 गुना तक फिक्सेटिव यूज करें। जैसे आप देखो ये कंटेनर है ना, कंटेनर में आपके पास सैंपल आए तो कंटेनर में देखो, जैसे मैं इसी कंटेनर की बात करूं तो इसमें टिश्यू इतना छोटा सा दिख रहा है आपको। अगर अपन को सिर्फ इसको डुबाना ही होता तो अपन थोड़ा सा ज्यादा भर के इसको डुबा सकते थे ना। लेकिन आपके पास कंटेनर में यहां तक भरा हुआ फिक्सेटिव दिख रहा है इसमें। यहां तक क्यों भरा है? क्योंकि फिक्सेटिव में अगर 10 से 20 गुना ज्यादा होगा तभी वो ज्यादा अच्छे से फिक्स कर पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर फिक्सेटिव जो होगा वो पेनिट्रेट करता है ना। तो अगर फिक्सेटिव की वॉल्यूम कम होती है तो वो पेनिट्रेट ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। अब देखो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे वो फिक्स होता जाएगा तो उसके टिश्यू के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकलता जाएगा। पानी बाहर निकलेगा तो अगर फिक्सेटिव की वॉल्यूम कम है तो बाहर की तरफ ज्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगा, अंदर की तरफ ज्यादा अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, 10 गुना तक होना चाहिए फिक्सेटिव। बहुत सारे लोगों ने इस कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन में, 15 लोगों के ही आंसर सही है। ज्यादातर लोगों ने कहा बराबर मात्रा में होना चाहिए, जितना टिश्यू उतना फिक्सेटिव। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था। टिश्यू को फिक्स करने के लिए हमको करीब 10 गुना, नोट्स में 20-30 लिखा है। कुंदन देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ने पूछा, कुंदन ने लिखा 20-30 गुना, सर नोट्स में लिखा है। तो कम से कम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था है ना, तो 30 गुना ज्यादा हो जाएगा। कम से कम मतलब 10 गुना भी हो तो भी चल जाएगा है ना। जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें 10 गुना ही था। ठीक है, चलो रवि ने लिखा सर यदि क्वेश्चन में 10 और 20 दोनों ही दिया हो तो रवि 10, देखो मिनिमम, अगर यहाँ पे मिनिमम शब्द लिखा है इसका मतलब नॉर्मल रेंज में सबसे मिनिमम सबसे कम वाली, तो 10 टाइम उसका सही आंसर होगा, 10 गुना सबसे सही आंसर होगा। अगर 20 भी लिखा है तो 20 में 10, कम से कम 10 अगर है तो भी अपना सही है। अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग डीकैल्सिफाइड एजेंट? ऐसा कौन सा डीकैल्सिफाई एजेंट है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है ना नोट्स में? अब देखो यही बोलोगे सर आप डीकैल्सिफिकेशन के सॉल्यूशन में आपने नोट्स में कंपोजिशन नहीं डाली है ना, तो चलो मैं इसको डाल दूंगा है ना। आप लोग बोल रहे हो तो मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा। डीकैल्सिफिकेशन के जितने भी सॉल्यूशन है उसकी कंपोजिशन और स्टेनिंग की भी कंपोजिशन में नोट्स में इंक्लूड करके आपको, इसमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा, मैं नोट्स में इंक्लूड करके फाइनल नोट्स आपको जहां तक है कल इवनिंग या मंडे मॉर्निंग में आपको भेज दूंगा। ठीक है, अगर इसमें बात करें अपन किसमें होता है भाई, तो जेंकिंस फ्लूइड एक ऐसा है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बाकी जो गुडिंग स्टुअर्ट क्वाइनल इनमें नहीं होता है ना, हालांकि मैंने नोट्स में इसको इंक्लूड नहीं किया। 12 लोगों के आंसर इसमें सही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने सिर्फ नोट्स अकेले पढ़े थे तो चलो मैं इसमें मान सकता हूँ कि थोड़ा और मुझे मॉडिफाई करना चाहिए, कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, most at the tissue acid allow the most standard block। स्टैंडर्ड ब्लॉक हम जब बनाएंगे, ज्यादातर जो टिश्यू होते हैं उनके स्टैंडर्ड ब्लॉक कितने साइज के बनते हैं, ये क्वेश्चन है क्या? स्टैंडर्ड ब्लॉक, स्टैंडर्ड ब्लॉक मतलब हमारा जो ब्लॉक बनते हैं पैराफिन के ब्लॉक, उसका स्टैंडर्ड साइज लगभग कितना होना चाहिए? ठीक है, तो उसका अपन ने पढ़ा भाई नोट्स में, अपना ये फिक्स वॉल्यूम है 15 लंबाई 15 चौड़ाई और 3 mm लगभग उसकी मोटाई होनी चाहिए। ये उसका स्टैंडर्ड साइज होता है ब्लॉक का, क्योंकि अपन रोटरी ज्यादातर रोटरी यूज करते हैं, तो रोटरी माइक्रोटॉम में
इतना बड़ा ब्लॉक 15x15x3 वाला ज्यादा अच्छे से बैठ जाता है ना। उससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें फिक्स ही नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा होगा तो कटिंग करने में प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। अब इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा टिश्यू के हिसाब से अपन कर सकते हैं। ठीक है, 8वें नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, 25 लोगों के सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। टिश्यू शुड बी डिसेक्टेड टू डेढ़ mm इन थिकनेस। टिश्यू को जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक बनाने के लिए हमको कितने छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए, कितने छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, और नोट्स में ये भी इंक्लूड है भाई, हमको जब उसको काटना चाहिए तो 2 से 4 mm के साइज में हम उसको काटते हैं। 2 से 4 mm के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं हम और उससे ब्लॉक बनाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। हिस्टोपैथोलॉजी में देखो, अगर अपन टाइप की बात करें तो 3 टाइप ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो स्टेप से क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्टेप है ना। स्टेप में भी अपन ने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे स्टेप के। सॉल्यूशन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। हिस्टो और साइटोलॉजी दोनों में सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद में फिर छोटी मोटी चीजें होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलो अगली बात करें अपन। ये देखो स्टेप से क्वेश्चन है, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ा है भाई अपन ने। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? इनफिल्ट्रेशन का मतलब अपन ने पढ़ा था, जो टिश्यू होता है उसको अपन लिक्विड पैराफिन में डाल देते हैं। क्यों किया अपन ने? क्योंकि वो उसके जो भी क्लियरिंग वगैरह एजेंट है वो भी उसको बाहर निकाल दे, है ना। तो जब अपन ब्लॉक बनाएंगे तो वो अंदर से भी सपोर्ट करे, क्योंकि जो पैराफिन होगा वो अंदर से भी जब अपन उसको ड्राई करेंगे तो पैराफिन जब ऊपर से तो ब्लॉक बनाएंगे तो वो ड्राई हो ही जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अंदर से भी वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, हार्ड हो जाए, तो हार्ड होने की वजह से वो टिश्यू को अंदर से सपोर्ट करेगा। अगर उसके अंदर सिर्फ जाइलिन होगा या कोई और फ्लूइड होगा तो वो अंदर से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो अंदर से सपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि हम उसमें अंदर भी पैराफिन को पेनिट्रेट करें। तो अंदर पैराफिन को पेनिट्रेट करने की जो प्रोसीजर है वही हमारी इनफिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, 10वें नंबर के क्वेश्चन में भी आप लोग बड़े कंफ्यूज हुए, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। हिस्टोपैथोलॉजी में बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। सरल सब्जेक्ट है भाई, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। इनफिल्ट्रेशन का एक नाम और भी है, कोई मुझे बता सके तो मैसेज में बता देना। इनफिल्ट्रेशन का एक और नाम है, तो दूसरा नंबर जो आंसर है वो इसका सही आंसर है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू, व्हाट टाइप ऑफ डाई। अगर छोटे फ्रेगमेंट हैं टिश्यू के तो वो कई बार हमको दिखते नहीं है। बहुत बढ़िया, इनफिल्ट्रेशन का आंसर में लिख दिया 1-2 लोगों ने। इम्प्रिग्नेशन बोलते हैं, बहुत बढ़िया, राहुल ने लिख दिया। इनफिल्ट्रेशन को अपन इम्प्रिग्नेशन भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। छोटा अगर टिश्यू है, ये क्वेश्चन पे आ गया मैं, छोटा अगर टिश्यू है और अगर वो दिख नहीं रहा तो दिखने लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम एक छोटी सी एक डाई, छोटा सा एक स्टेनिंग सॉल्यूशन उसमें ऐड करते हैं। और वो जो स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है वो होता है 1% ईओसिन। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। याद करने वाले ज्यादातर पॉइंट हिस्टोपैथोलॉजी में ज्यादातर मेमोराइज ही करना है आपको, समझना इसमें बहुत कम है, कॉन्सेप्ट इसमें बहुत कम है। खिचड़ी जो भी बनती है वो मेमोराइज करने पे ही बनती है, क्योंकि अपन को बहुत सारी चीजें दिमाग में बिठाना है कि फ्लूइड है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन यूज हो रहा है, कहाँ पर स्टेप के अंदर अपन कौन कौन सी स्टेप कर रहे हैं, मतलब जितनी चीजें हैं लगभग लगभग ज्यादातर चीजें मेमोराइज करने वाली हैं, याद करने वाली हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी अगर आप मेमोराइज कर लोगे तो पूरा का पूरा हिस्टोपैथोलॉजी इजी है, प्रैक्टिकली टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। What type of reagent act as a intermediary between dehydration and infiltration? फिर से स्टेप से सॉल्यूशन क्वेश्चन है। स्टेप, हिस्टोपैथोलॉजी में स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किसके बाद क्या कर रहे हैं। ये भी याद होना चाहिए आपको कि किसके बाद क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फिक्सेशन को आप सबसे आखिरी में कर दो, पहले अपन फिक्स करेंगे तो फिक्स करने के बाद फिर प्रोसेसिंग आई। प्रोसेसिंग में भी 3-3 स्टेप आ रही है अपनी प्रोसेसिंग के अंदर, तो उनमें भी अपनी पहली स्टेप हमेशा पहली ही रहेगी, दूसरी स्टेप हमेशा दूसरी ही रहेगी,
तीसरी हमेशा तीसरी रहेगी। क्या कौन कौन सी होती है भाई फिल्ट्रेशन प्रोसेसिंग में? अपनी 3 स्टेप आती हैं। पहली आती है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद में आती है क्लीयरिंग। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं अपन? एल्कोहल को बढ़ाते जाएंगे, पानी को कम करते जाएंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब यही है, पानी को कम करते जाएंगे, एल्कोहल को बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद में आता है क्लीयरिंग। देखो क्वेश्चन में ये था कि डिहाइड्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन दोनों के बीच में कौन सी आएगी, तो डिहाइड्रेशन के बाद क्लीयरिंग करते हैं। वो कब करते हैं? जब एक बार टिश्यू को अपन ने पूरा एल्कोहल में डाल दिया था, तो उसके बाद में अपन जाइलिन में डालते हैं। जाइलिन में डालने के बाद फिर अपन लिक्विड पैराफिन में डालेंगे। तो जब लिक्विड पैराफिन में डालेंगे तो उसको अपन इन्फिल्ट्रेशन कहेंगे। कहने का मतलब डिहाइड्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन दोनों के बीच की जो स्टेप होगी वो हमारी क्लीयरिंग एजेंट, क्लीयरिंग स्टेप कहलाएगी ना। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया इसका, 31 स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। स्टेप पे मेरे ख्याल से हिस्टोपैथोलॉजी की जो स्टेप है उसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से ना, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया। जो भी कंफ्यूजन आपको आ रही है वो सॉल्यूशन पे आ रही है, तो सॉल्यूशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ आप सॉल्यूशन को कवर कर लो है ना, मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर दूंगा नोट्स में, तो उसमें सॉल्यूशन में जो चीजें आपको लग रही है डाउट, तो उसमें भी अपन थोड़ा बहुत और ट्रिक वगैरह डालने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ गया, ये सबस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है ना, 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। सबस्टेंस में मतलब कुछ चीजें और हैं। रोटरी माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम को हम एक दूसरा नाम भी है भाई, जिसने उसको खोज की थी उसके आधार पे उसका नाम था, बड़ा सिंपल सा था, याद ही करना था आपको। रोटरी माइक्रोटोम को हम माइनॉट भी बोलते हैं। माइनॉट नाम का कोई साइंटिस्ट होगा, उसने इसकी उसने बनाया होगा, खोज की होगी ना, तो उसके आधार पे उसका नाम माइनॉट भी है। हालांकि साइंटिस्ट के नाम के आधार पर अपन कॉमनली तो यूज नहीं करते कि अपन लैब में काम कर रहे हैं तो अपन बोल दो कि माइनॉट पे चले जाओ, माइनॉट पे काम कर लो, है ना। अपन तो माइक्रोटॉम ही बोलते हैं उसको, है ना। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया तो आप बना सकते हो, है ना। क्रोमा की थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है आज मेरी, कोई बात नहीं भाई। 13 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों के बिल्कुल सही आंसर हैं, सिर्फ 2-4 लोग ही कंफ्यूज हुए हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। रोटरी माइक्रोटॉम हैव एबिलिटी टू कट थिन सेक्शन। रोटरी माइक्रोटॉम जो होता है वो कितने पतले सेक्शन काट सकता है? ये नोट्स बनाते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझसे ही हुई एक्चुअली। ये मैंने जो पेपर भेजा था वो मैंने ही भेजा था। एक्चुअली वो थिन सेक्शन काटता है 2 से 3 माइक्रोमीटर का। 2 नंबर का आंसर इसका सही होना चाहिए था, है ना। तो आपको भी जो टेस्ट में मिला था तो वो 3 नंबर का सही था, लेकिन वो बाई मिस्टेक हुआ है ना, मेरे स्टाफ के थ्रू, तो मैं मेरी ही गलती मानूंगा। तीसरा आंसर नहीं है इसका, दूसरा ही आंसर है। तो जिन लोगों ने दूसरा आंसर दिया था 14 नंबर के क्वेश्चन में, उनको ही मैं सही मानूंगा। ज्यादातर लोगों ने दूसरा ही आंसर दिया, 28 नंबर, 28 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 2 से 3 माइक्रोमीटर रोटरी माइक्रोटोम जब हम टिश्यू काटते हैं तो 2 से 3 माइक्रोमीटर लगभग उसमें कट सकता है ना। हालांकि 2 से 3 ही नहीं कटता है, कई बार थोड़ा मोटा भी कटता है, तो वो 60 माइक्रोमीटर तक, मतलब 2 से लेकर 60 माइक्रोमीटर तक हम उससे काट सकते हैं। ये डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो बेवल एंगल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बेवल एंगल जितना ज्यादा होगा सेक्शन उतना पतला होगा, जितना कम होगा सेक्शन, मतलब रिबन जो बनेगा वो उतना मोटा बनेगा। बेवल एंगल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये। बेवल एंगल से एक क्वेश्चन भी है, कितना होना चाहिए मैं बात करूंगा, है ना। तो इसको मैं मॉडिफाई करके जब आपको फाइनल नोट्स भेजूंगा इसके नोट्स के, तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं, 15 नंबर पे चले अपन। विच टाइप ऑफ माइक्रोटॉम यूज फॉर कटिंग वेरी लार्ज वॉल्यूम। माइक्रोटॉम में अपन ने 7 टाइप के माइक्रोटॉम पढ़े हैं, सातों के यूज जो है वो अलग अलग हैं, कुछ में थोड़े मिलते जुलते भी हैं। अगर बड़ा ब्लॉक है तो हम कौन सा माइक्रोटॉम यूज करेंगे? ज्यादा बड़े ब्लॉक में हम रोटरी वाला माइक्रोटॉम यूज नहीं कर सकते। रोटरी में नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज के ही ब्लॉक होना चाहिए हमारे पास, जो 15 पन्ने पड़ा है ना। तो अगर उससे बड़ा साइज का ब्लॉक है तो वो हमारे रोटरी में फिट ही नहीं बैठ पाएगा, हम उसको काट ही नहीं पाएंगे। उसको जब हम काटते हैं तो उसको हम स्लेज वाला माइक्रोटॉम यूज करते हैं। बहुत ज्यादातर लोगों ने सही भी बोला, 23 लोगों के इसमें सही आंसर है। फिर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो उसमें, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए भाई इसमें, 18-20 लोग कंफ्यूज हुए इसमें। स्लेज वाला माइक्रोटॉम है ना, एक बार मैं इसकी लिस्ट खोल देता हूँ कि माइक्रोटॉम कौन सा माइक्रोटॉम
किसके लिए यूज करते हैं? रोटरी और रॉकिंग दोनों जो होते हैं वो पैराफिन वाले, पैराफिन वाले जो अपना स्टैंडर्ड ब्लॉक होता है उसको काटने के लिए यूज करते हैं। स्लाइडिंग वाला जो होता है वो स्लाइडिन के लिए होता है। याद करना बड़ा सिंपल है, स्लाइडिन और स्लाइडिन दोनों बोलने में बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे होंगे आपको। स्लाइडिन स्लाइडिन लग रहा है ना? तो याद करने में क्या दिक्कत है? इसको नहीं है ना दिक्कत, है ना? बड़े ब्लॉक अगर अपन को काटना है तो अपन स्लेज, देखो दो को याद करना बड़ा सिंपल है, स्लाइडिंग को स्लाइडिन, दोनों में थोड़ा मिलता जुलता शब्द लग रहा है। अल्ट्रा माइक्रोटोम, तो अल्ट्रा शब्द समझ नहीं आ रहा भाई, अल्ट्रा मतलब कुछ ना कुछ बहुत छोटा होगा, तो बहुत पतले सेक्शन काटने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से स्लाइडिंग और अल्ट्रा, इनसे कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, है ना? इसी तरह से फ्रीजिंग और क्रायोस्टेट, मेरे ख्याल से इनमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रीजिंग समझ में आ रहा है, फ्रीज कर रहे हैं अपन, तो इसमें फ्रोजन सेक्शन काटेंगे अपन। क्रायोस्टेट तो फिर बिल्कुल अलग ही है भाई, स्पेशल है। और स्पेशल है मतलब ये, इसमें दोनों चीजें होती है, माइक्रोटॉम भी होता है और फ्रिज भी होता है, दोनों चीजें होती है, तो ये भी फ्रोजन सेक्शन के लिए होता है। तो अपना बचा कौन सा है? स्लेज। तो बड़ा ब्लॉक अपन काटेंगे तो स्लेज को काटने के लिए यूज करेंगे। तो याद करना कौन सा टफ है भाई इसमें, लग रहा है टफ, इसमें कोई दिक्कत आ रही है इसमें? कितनी सारी चीजें तो अपनी कोरिलेट कर गई। अगर ये कोरिलेशन वाली टेक्निक आप यूज करते हो तो मेरे ख्याल से पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। स्लाइडिंग स्लाइडिंग मिलते जुलते वर्ड। अल्ट्रा शब्द ऐसा है जो समझ में आ रहा है भाई, वेरी थिन। अल्ट्रा कोई चीज है मतलब वो बहुत छोटी है, बहुत पतली है ना? फ्रीजिंग मतलब फ्रोजन सेक्शन के लिए होगा। तो एक ही बच रहा है अपना स्लाइडिंग वाला। जैसे अपन अपने क्वेश्चन के ऑप्शन में चले अपन, है ना? अगर मान लो अपने पास ये क्वेश्चन था, आप लोगों के मान लो आपने ज्यादा रिवीजन नहीं किया था, ज्यादा आपको ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, है ना? तो अल्ट्रा में तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था आपको, क्योंकि वो बहुत पतला कटेगा। अल्ट्रा में भी बहुत सारे लोगों ने, 9 लोगों ने आंसर दिया भाई। अल्ट्रा शब्द आपको कम कोरिलेट करना चाहिए था ना, मतलब देखो मैंने पढ़ाते टाइम रिजेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ, पढ़ते टाइम थोड़ा सा कई बार तो क्वेश्चन आपके पढ़े होते हैं, नहीं पढ़े होते उसके हिसाब से होते हैं, लेकिन कई बार तो सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है, हमको लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लॉजिक लग सकता है, अल्ट्रा मतलब छोटा, बहुत पतला, तो बहुत पतली थिन सेक्शन काटने के लिए ना। फ्रोजन के लिए हम फ्रीजिंग वाला माइक्रोटॉम यूज करेंगे ना। जो भी कंफ्यूजन होगी स्लेज पे आएगी, क्योंकि स्लेज अपना कोई कोरिलेट नहीं कर रहा। बट बड़े, अब कोई शब्द आप लगा सकते हो इसमें, स्लेज से कोई शब्द लगा के यूज कर सकते हो आप, है ना? रॉकिंग और रोटरी दोनों मिलते जुलते वर्ड है, क्योंकि दोनों में आर शब्द यूज हो रहा है। रॉकिंग और रोटरी दोनों में अपन कौन सा वाला? पैराफिन वाले, है ना? स्लाइडिंग वाला जो होता है उसमें अपन स्लाइडिंग यूज करते हैं। आर आर अपने पैराफिन के लिए, एस एस में स्लाइडिंग स्लाइडिंग के लिए, स्लैज जो होगा वो एडी ब्लेज के लिए। अगले क्वेश्चन पे आ गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ नाइफ। अब चाकू पे बात करते हैं अपन, वही सबस्टेंस की बात कर रहा था मैंने। तीन चीजें पे ध्यान रखना आपको, सॉल्यूशन पे, स्टेप पे और सबस्टेंस पे। ये सबस्टेंस से क्वेश्चन है जो सामान यूज करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी में। एक अपन चाकू भी यूज करते हैं। अब ये चाकू में भी अपन ने अलग अलग टाइप के चाकू पढ़े हैं। रॉकिंग वाला जो माइक्रोटॉम होता है उसमें अपन बेज माइक्रोटॉम यूज करते हैं, हालांकि बेज वाला जो होता है वो बाइकॉन का होता है। अरे गलत हो गया, मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी मैंने बी और सी। रॉकिंग वाले में अपन हैफर का यूज करते हैं, और हैफर जो होता है वो बाइकॉन के होता है। हाँ, ये अपन ने नोट्स में डाला है ना। रोटरी में अपन बेज वाला यूज करते हैं, रॉकिंग में अपन हेफर वाला यूज करते हैं, लेकिन हेफर जो होता है वो बाइकॉन कैप होता है। तो दोनों जो क्वेश्चन है उसमें बी और सी दोनों ही आंसर इसमें सही है ना? तो देखो छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो गया थोड़ी देर पहले, है ना? रॉकिंग में हेफर अपन यूज करेंगे, ठीक है? अब कुछ कोरिलेशन बन सकता है आप लोगों से तो बना सकते हो आप, है ना? चलो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर के क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज हुए थे आप लोग, फिर भी 21 लोगों के सही आंसर हैं, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया। अगले क्वेश्चन पे आया, बेवल एंगल कितना होना चाहिए? बेवल एंगल भाई माइक्रोटॉम का, मैंने कहा भाई बेवल एंगल पे बहुत डिपेंड करता है, सेक्शन कितना पतला कट रहा है, कितना मोटा कट रहा है,
ये डिपेंड करेगा बेवल एंगल पर। और नॉर्मली जो हम थिन सेक्शन हमको अगर काटना है तो वो बेवल एंगल जो होना चाहिए वो 27 से 32 डिग्री। अब ये 27 से 32 डिग्री इसका क्या मतलब है? देखो एक चीज है, ये माइक्रोटॉम है ना, देखा ही होगा आप लोगों ने माइक्रोटॉम, ये जो पहिया रहता है इसको अपन घुमाते हैं। जिन लोगों ने यूज नहीं किया उनको वो थोड़ा समझा रहा हूँ, जिन लोगों ने यूज किया उनको तो बताने की जरूरत नहीं। इसको पहिए को जब अपन घुमाएंगे तो यहाँ पर जो अपना ब्लॉक फंसा है पैराफिन का ब्लॉक, ये पैराफिन का ब्लॉक ऊपर नीचे होता है ना। अब ऊपर नीचे होता है तो नीचे यहाँ पर चाकू लगा है, नाइफ लगा है ना, तो ये नाइफ पे बार बार रगड़ता है। और ये मतलब ये माइक्रोटॉम की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि जब ये अपन इसको घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे तो होता ही है, बहुत धीरे धीरे ये आगे की तरफ भी बढ़ते हुए चला जाता है ना, तो कटता हुआ जाएगा और आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो उससे रिबन बनते हुए चले जाते हैं। अब ये तो हमारा फिक्स है, ये तो बिल्कुल एकदम सीधा रहेगा ब्लॉक। जो हमारा चाकू है, हमारा जो नाइफ है, उसको हम थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ कर सकते हैं, थोड़ा सा अपन इसको ऐसा मतलब झुका भी सकते हैं, उसको अपन थोड़ा उठा भी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो कितना झुकाना है कितना उठाना है उसी को ही अपन बेवल एंगल बोलते हैं। 27 से लेकर 32 डिग्री तक अपन उसको झुका के रखते हैं। जितना ज्यादा झुकाएंगे सेक्शन हमारा उतना मोटा कटेगा, जितना ज्यादा सॉरी जितना ज्यादा सीधा करेंगे ना, जितना ज्यादा झुकाएंगे उतना पतला कटेगा, ठीक है। एवरेज जो होना चाहिए वो 27 से 32 होना चाहिए, ये हमारा बेवल एंगल कहलाता है। 17 नंबर के क्वेश्चन में 26 लोगों के आंसर सही है, आधे लोगों के सही है, आधे लोगों के कंफ्यूज हो गए। अच्छा क्वेश्चन था बेवल एंगल, याद कर लेना आप। अगले क्वेश्चन पे आ गया मैं, हाइड्रेशन। अगर टिश्यू का सेक्शन का अपन हाइड्रेशन करते हैं, हाइड्रेशन मतलब पानी, अपन को पानी में डालना है। पानी में डालेंगे तो अपन कैसे करेंगे भाई? फिर से स्टेप्स का क्वेश्चन आ गया है ना, स्टेप, सॉल्यूशन और सब्सटेंस तीनों से ही अपन क्वेश्चन ले रहे हैं और इतने ही आते हैं क्वेश्चन। टिश्यू का जो सेक्शन का हाइड्रेशन अपन करते हैं तो अपन को एल्कोहल को कम करना पड़ता है। देखो अगर अपन डिहाइड्रेशन करेंगे तो डिहाइड्रेशन में एल्कोहल को बढ़ाते जाएंगे, पानी को कम करते जाएंगे। उनका जो परसेंटेज होगा, डाइल्यूशन जो होगा, उसमें डाइल्यूशन में एल्कोहल बढ़ाते जाएंगे, पानी कम करते जाएंगे। डिहाइड्रेशन में अगर अपन हाइड्रेशन कर रहे हैं तो हाइड्रेशन में एल्कोहल को कम करते जाएंगे और पानी को बढ़ाते जाएंगे। आखिरी में फिर अपन जो टिश्यू होगा उसको, टिश्यू मतलब अपनी जो स्लाइड होगी उसको अपन पूरा पानी से वॉश कर देंगे। मतलब एल्कोहल का जो होता है वो वेट जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग मतलब डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब एल्कोहल को अपन कम करते जा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, देखो सुबी ने मैसेज में लिखा कम करने का मतलब क्या है? कम करने का मतलब पहला जो सॉल्यूशन होगा उसमें 80% एल्कोहल होगा। अपन जिन लोगों ने प्रोसेस नहीं देखी हो मैं थोड़ा समझा दूं। अपन इसको जब प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस कैसे करते हैं, जब अपने पास टिश्यू होता है, टिश्यू को अपन अलग अलग जार रहते हैं अपने पास बहुत सारे, है ना। आप लोगों ने एक हिस्टोकाइनेट नाम की एक मशीन होती है जो इसमें यूज होती है, ऑटोमेशन को अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। जितने भी मशीन यूज होती हैं उनको अपन अलग से नाम नाम पढ़ेंगे। हिस्टोकाइनेट एक मशीन होती है तो उसमें अलग, ये तो मैं ऑटोमेशन की बता रहा हूँ, मैनुअल में भी अपन को यही करना पड़ता है। मैनुअल में भी करीब 4 से लेकर 5-6 अपने जार रहते, तो एक में 80%, एक में 70%, एक में 50%, एक में 40%, परसेंटेज अलग अलग होता है। तो 40% का मतलब उसमें 40% एल्कोहल है, 80% मतलब उसमें 80% एल्कोहल है और 20% पानी है। 40% एल्कोहल मतलब 40% तो उसमें एल्कोहल है, 60% उसमें पानी है। तो एल्कोहल कम होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, आखिरी में अपन उसको पूरा का पूरा पानी में डाल दो, तो ये अपना डिहाइड्रेशन क्या, हाइड्रेशन कहलाएगा ना। डिहाइड्रेशन में उल्टा होगा, डिहाइड्रेशन में क्या होगा, एल्कोहल बढ़ता जाएगा, आखिरी में अपन पूरा का पूरा एल्कोहल में डाल देंगे, ठीक है। ज्यादा से कम की तरफ, बहुत बढ़िया। अनुराधा ने भी लिखा, देखो जिन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी में काम किया उन्हें तो ये स्टेप वाला पोर्शन तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन? सॉल्यूशन ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। कौन सा सॉल्यूशन है जो डिफरेंशिएशन में अपनी हेल्प करता है, यूज करते हैं अपन डिफरेंशिएशन? इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब जब अपन ने प्राइमरी स्टेनिंग की और प्राइमरी स्टेनिंग के बाद जब अपन काउंटर स्टेनिंग करेंगे तो दोनों में डिफरेंशिएशन कौन सा करेगा? डिफरेंशिएशन मतलब
जो पहले को टिश्यू में कुछ चीजें जो होंगी वो धो देंगी, कुछ चीजें जो होंगी वो नहीं धुलेंगी, है ना, डिफरेंशिएशन कर देगा, है ना, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग अलग कर देगा। और जब अपन HID स्टेनिंग करते हैं तो उसमें 1% एसिड एल्कोहल जो होता है वो डिफरेंशिएशन का काम करता है। ठीक है, चलो आगे बात करें अपन 19 नंबर के क्वेश्चन में रिस्पॉन्स नहीं देख पाया आप लोगों का मैं। 18वें नंबर पे 21 लोगों के सही थे और 19 नंबर के क्वेश्चन में 20 लोगों के सही थे। आधे लोगों के बड़ी कंफ्यूजन है हिस्टोपैथोलॉजी में। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। सूडान ब्लैक बी किसके लिए स्पेशल स्टैंड है? हेमेटॉक्सिन और इयोसिन। ये हमारी बिल्कुल बेसिक स्टैंड होती है, नॉर्मल स्टैंड होती है। इसके अलावा अपन ने स्पेशल स्टैंड बहुत सारी पढ़ी हैं। स्पेशल स्टैंडिंग में सूडान ब्लैक बी जो होती है वो लिपिड के लिए होती है। जैसे लिख दिया आंसर, वैसे अपन ये अपनी लिस्ट है भाई। कार्बोहाइड्रेट के लिए पास, बेस्ट, कार्माइन, लुगल्स। लिपिड के लिए सूडान ब्लैक बी, ऑयल रेड ओ, ऑस्मियम पेंटॉक्साइड। फाइबर के लिए फिर अलग अलग, इलास्टिक फाइबर के लिए बरहॉफ, रेटिकुलर फाइबर के लिए मॉडिफाइड ग्लोबी, कोलेजन फाइबर के लिए बेन जेसन और मार्टिन स्कारलेट ब्लू। पिगमेंट में हीमोसिडेन के लिए पर्सफ्यूजन ब्लू, बाइल पिगमेंट के लिए जिबलिन, मेलानिन के लिए मेंशन फोटाना, कैल्शियम के लिए मोनकोसा। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत आती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन के लिए टोलुइन ब्लू और फास्फोटंगस्टिक एसिड हेमेटॉक्सिन, माइलिन के लिए बेल हेमेटॉक्सिन और लुगल फास्टल ब्लू। बैक्टीरिया के लिए भी कुछ स्पेशल स्टेनिंग है। ये सारी की सारी इंक्लूड हैं अनुराधा, है ना। ये टेबल ही इंक्लूड है नोट्स में। नोट्स में अगर कोई चीज छूटी है तो वो अपने सॉल्यूशन में मैंने सिर्फ फिक्सेटिव को ही ऐड करके रह गया था कंपोजिशन। तो फिक्सेटिव के अलावा डीकैल्सिफिकेशन या जहां जहां पर भी अपन को जरूरत है उसकी कंपोजिशन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, मुझे एक दिन का टाइम दे दो आप, कल मैं फाइनल नोट्स आपको कल शाम में भेज दूंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है फिर अपनी क्लास ओवर होगी। देखो एक क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन बिलोंग टू सिंथेटिक माउंटेन। 4 माउंटेन अपन ने पढ़े हैं, उसमें से 3 ऑप्शन में है, क्लेराइट, डीपीएस, कनाडा बाल्सम। इसके अलावा एक और होता है गमडामर। तो गमडामर और कनाडा बाल्सम ये जो होते हैं वो नेचुरल माउंटेन होते हैं। क्लेराइट और डीपीएक्स जो होते हैं वो सिंथेटिक माउंटेन होते हैं, ना। तो ये आपको ध्यान रखना। डीपीएक्स का सबसे ज्यादा, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, तो जिन्होंने काम कर रहे हैं उनको तो मालूम है डीपीएक्स का बहुत यूज करते हैं। जो नहीं करते हैं उनको बता दें अपन, डीपीएक्स जो होता है वो मोस्ट कॉमनली माउंटेड मीडिया है, माउंटिंग मीडिया। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन में आधे लोग सही थे आधे लोग गलत। डीपीएक्स बहुत सारे लोगों ने दे दिया आंसर, लेकिन डीपीएक्स जो है वो एक डीपीएक्स अकेला नहीं है भाई। डीपीएक्स के अलावा क्लोराइड भी हमारा सिंथेटिक माउंटेन है। डीपीएक्स तो होता ही है बिल्कुल सही, लेकिन डीपीएक्स के अलावा क्लोराइड भी जो है वो भी एक सिंथेटिक माउंटिंग मीडिया है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन ही थी अपनी आज की क्लास में। डेडेस स्टैंड इज यूज्ड फॉर स्पेशल स्टैंडिंग फॉर असेसिंग बर बॉडी। बर बॉडी को देखने के लिए हम कौन सी स्पेशल स्टैंडिंग यूज करते हैं? स्पेशल स्टैंडिंग देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिस्ट खोली थी, वो हिस्टोपैथोलॉजी की थी। अब हम जो खोल रहे हैं वो साइटोपैथोलॉजी की है ना। साइटोपैथोलॉजी में भी अपन ने कुछ स्पेशल स्टैंडिंग पढ़ी है, हालांकि ज्यादा नहीं है, कुछ 3-4 ही अपन ने पढ़ी है ना। इसमें शॉर्ट्स अपन ने पढ़ी है। शॉर्ट्स वाली जो पढ़ी अपन ने वो किसके लिए होती है, आप मैसेज में करना मुझे। पर बॉडी के लिए अपन क्रिस्टल वॉलेट, फास्ट वॉलेट, ये चौथे नंबर वाला जो ऑप्शन में है ना, ये अपन यूज करते हैं। अब कौन कौन सी होती है ये तो आप पढ़ लेना। हार्मोन के लिए बहुत बढ़िया, सुभी ने लिख दिया, मतलब बहुत बढ़िया, तो कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। हार्मोन के लिए, हार्मोन असेसमेंट करने के लिए अपन सोर्स वाली स्टेनिंग यूज करते हैं। बर बॉडी को देखने हो अगर अपन तो क्रिस्टल फास्ट वॉलेट एस्टेट का यूज करेंगे। अब एक दो लोगों ने कल पूछा था, मैंने छोड़ दिया था इस टॉपिक को, बर बॉडी क्या होता है, एक दो लोगों ने पूछ दिया था। बर बॉडी क्या होता है भाई, अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि इसका डीप क्वेश्चन ज्यादा डीप नहीं आया कि बर बॉडी क्या होता है ये वो। देखो अपनी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर
जो क्रोमोसोम्स हैं वो टोटल 46 हैं। 46 जो क्रोमोसोम्स हैं वो जोड़ों में होते हैं। जोड़ों में मतलब टोटल 23 पेयर में क्रोमोसोम्स हैं, 23 जोड़ों में क्रोमोसोम्स हैं। उन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। एक जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। ये थोड़ा सा अपन ने ब्लड ग्रुप के टाइम पे भी अपन ने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े अलग अलग प्रॉपर्टी बताएंगे। एक जोड़ा जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब ये वाला जो क्रोमोसोम होता है, ये जब बर्थ होता है बच्चे का तो उसमें वो बच्चा जो होगा वो मेल होगा या फीमेल, इसको डिटर्मिनेशन करेगा, है ना। तो इसमें एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। एक्स वाला जो क्रोमोसोम्स होता है वो फीमेल के लिए और वाई वाला जो होता है वो मेल के लिए, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम्स जो होता है, एक्स क्रोमोसोम्स में जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है उसी को ही अपन बर बॉडी बोलते हैं। अब बर बॉडी क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है। इसकी खोज की थी एक मॉरी ब्लेयर बर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो जिस साइंटिस्ट ने खोज की थी इस क्रोमोसोम्स की, सेक्स क्रोमोसोम्स की, जिस साइंटिस्ट ने खोज की तो उसने अपने नाम पे उस क्रोमोसोम्स का नाम बर बॉडी रख दिया था, है ना। तो कई जगह पे ये नाम, कॉमन नाम जो है, पुराने नाम वो आज भी चले आ रहे हैं। तो बर बॉडी का मतलब क्या है, एक्स क्रोमोसोम, है ना। एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल, ऐसा क्रोमोसोम जो सिर्फ फीमेल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम्स मोस्टली फीमेल के सोमेटिक सेल्स में ही पाया जाता है ना। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हाँ फीमेल, बहुत बढ़िया, है ना। एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल वाला क्रोमोसोम, है ना। अब देखो यहाँ पर बर बॉडी का मतलब क्या होता है। अब एक्स क्रोमोसोम्स में जो क्रोमोसोम्स नहीं जाता, इनएक्टिव हो जाता है, मतलब सेल्स के थ्रू जब रिप्रोडक्शन में एक क्रोमोसोम चला जाता है, एक नहीं जाता, तो जो नहीं जाता वो इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव जो होता है क्रोमोसोम वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब अपन स्टडिंग करेंगे तो वो इस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी चाहिए माइक्रोस्कोपी करते टाइम पहचानने के लिए, है ना। सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा डॉट दिखता है, वो हमारा बर बॉडी कहलाएगा। अब ये बर बॉडी का अपन डिटर्मिनेशन कर क्यों रहे हैं ना। पहली चीज तो ये है कि बर बॉडी जब भी अपन माइक्रोस्कोपी देख रहे हैं, माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, स्लाइड देख रहे हैं और स्लाइड में अपन को सेल्स के अंदर बर बॉडी दिख रहे हैं, इसका मतलब सैंपल जो है वो एक फीमेल का ही सैंपल है। सेल्स जितने हैं अगर उसमें बर बॉडी है इसका मतलब वो सेल्स जो है वो फीमेल की ही हैं। सेक्स को मतलब बर बॉडी जो होती है वो सिर्फ सेक्स को डिटरमाइन करेगी। अगर बर बॉडी प्रेजेंट है तो स्लाइड में, अगर बर बॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब स्लाइड जो बनी है वो फीमेल का सैंपल होगा, ठीक है। अगर बर बॉडी एब्सेंट है इसका मतलब वो एक मेल पेशेंट का सैंपल है। अब अपन इसका यूज कहाँ पे करते हैं भाई। कई बार ऐसे केस होते हैं जैसे कोई मर्डर हो गया है, कोई डेड बॉडी मिली। अब डेड बॉडी में मान लो हाथ अकेला मिल गया, पैर अकेला मिल गया, तो उससे डिटरमाइन नहीं हो पा रहा। जैसे बॉडी बहुत ज्यादा जल गई है, तो बहुत ज्यादा जल गई है तो अब हमारे पास सिर्फ अंदर के सेल बचे हैं। तो अंदर के सेल से हमको ये पहचान करना था कि ये मेल है या फीमेल है ना। या फिर कोई छोटा मोटा पोर्शन मिल गया, है ना। तो अपने वैसे तो हिस्टोपैथोलॉजी में ये अपन ज्यादातर इसका यूज नहीं करते, रिसर्च पर्पस के लिए बर बॉडी का यूज होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बर बॉडी का जो यूज होता है रिसर्च पर्पस के लिए है। और इसके अलावा अपने जो पुलिस केस वगैरह होते हैं उसमें ना, मर्डर वगैरह केस होते हैं ना, तो उसमें सैंपल हमारे पास है तो उसमें अगर ये अपन को ये पहचानना है कि वो मेल का सैंपल है या फीमेल का, तो वो अपन बर बॉडी के थ्रू पहचान सकते हैं। सैंपल में सेल्स के अंदर अगर बर बॉडी है मतलब वो फीमेल का सैंपल। बहुत बढ़िया, फॉरेंसिक है ना, मेरे मन दिमाग से ये शब्द निकल रहा था, फॉरेंसिक। फॉरेंसिक जांच के लिए अपन बर बॉडी का यूज करते हैं। बर बॉडी अगर सेल्स के अंदर है मतलब वो फीमेल का सैंपल है, बर बॉडी अगर नहीं है तो वो मेल का सैंपल है ना। बहुत ज्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों ने डाउट किया था तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया। बाकी देखो अपने लिए सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट है कि बर बॉडी को अगर अपन को देखना है साइटोलॉजी में
तो अपन उसके लिए ये वाली स्टेनिंग करते हैं जो अपन ने अभी क्वेश्चन में पढ़ी। कौन सी थी, एक बार मैं फिर से नाम पढ़ देता हूँ, क्रिस्टल फास्ट वॉयलेट एसीटेट, CFBA करके अपन इसको बोल सकते हैं ना। ये वाली स्टेनिंग अपनी जो होती है वो बर्बोडी की है। ठीक है, चलो तो ये थे भाई हमारे आज के क्वेश्चन। अब कोई डाउट 22 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को वैसे आधे लोगों ने सही आंसर दिया, इतना अपने नोट्स में इंक्लूड किया था। मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला था ताकि बर्बोडी को डिस्कस कर सकें, है ना। इसका क्वेश्चन कहीं पर आया है ऐसा कपिल ने लिखा है। कपिल, अगर आया भी होगा तो सिर्फ इतना ही आया होगा कि बर स्टेनिंग, बर बॉडी को स्टेनिंग करने के लिए हम कौन सी स्टेनिंग करते हैं, बर बॉडी क्या होता है क्या नहीं होता, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इतना ज्यादा डीप तो नहीं आया होगा। प्रीवियस पेपर में मेरे ख्याल से बर बॉडी मुझे तो कहीं नहीं मिला। फॉरेंसिक जांच के लिए बर बॉडी का यूज किया जाता है। चलो अब और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, अपन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। एक रानी ने जरूर 10 नंबर के क्वेश्चन का लिखा था, तो एक बार मैं 10 नंबर खोल लेता हूँ। इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो अपन 2-5 मिनट उस पर डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अपनी आज की क्लास ओवर होगी। चलो इस क्वेश्चन में एक रानी को डाउट है कि इनफिल्ट्रेशन, ये पढ़ा है भाई अपन ने, जब अपन स्टेप करते हैं कई पैथोलॉजी में, कई हिस्टोपैथोलॉजी में इनफिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस होती नहीं है, करना चाहिए लेकिन, है ना। रूल तो यही है। क्या रूल है भाई, पहले डिहाइड्रेशन किया अपन ने, फिर क्लियरिंग की। क्लियरिंग मतलब जाइलिन में, पहले अपन ने डिहाइड्रेशन किया फिर जाइलिन में डाल दिया तो वो क्लियरिंग हो गया। जाइलिन से फिर अपन ब्लॉक बनाते हैं, लेकिन ब्लॉक मतलब पैराफिन का ब्लॉक बना रहे हैं, तो पैराफिन का ब्लॉक बनाने से पहले प्रोसेस ये है कि अपन को पहले लिक्विड पैराफिन में उसको डालना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, 2-4 घंटे के लिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ताकि उसका जाइलिन बाहर निकल जाए और उसके अंदर पैराफिन चला जाए। ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि जब अपन गरम पैराफिन डालेंगे तो गरम पैराफिन जो होगा, जब वो हार्ड होगा तो वो अंदर के पैराफिन को भी हार्ड कर देगा, तो उससे टिश्यू बाहर की तरफ तो हार्ड होगा ही होगा, अंदर की तरफ भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा और सपोर्ट दे देगा वो। तो टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए, एक सपोर्ट मीडियम अंदर से पेनिट्रेट करने के लिए अपन इनफिल्ट्रेशन वाली टेक्निक बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर अपन ने डेफिनेशन में इनफिल्ट्रेशन में परमिटिंग टिश्यू सपोर्ट मीडियम ही क्यों लिखा, यहाँ पर पैराफिन क्यों नहीं लिखा, है ना। मतलब ये आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर सिंपल इतना ही कर सकते थे, आप इतना घुमा क्यों दिया आपने। परमिटिंग द टिश्यू विथ पैराफिन, पैराफिन को परमिट करते हैं अपन, पैराफिन को अंदर घुसाते हैं, उसको अपन इनफिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। ये आप पूछ सकते हो क्वेश्चन में। तो पैराफिन की जगह कभी कभी अपन, अगर अपन स्लाइडिन का अगर अपन ब्लॉक बना रहे हैं तो उस टाइम पे अपन पैराफिन का यूज नहीं करेंगे, फिर अपन स्लाइडिन का यूज करेंगे। जिसका ब्लॉक बनाना है उसी का ही लिक्विड सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो उसको अपन इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है भाई, चलो जीएमसी में करते हैं। अनुराधा ने क्या, जीएमसी में तो करते हैं इनफिल्ट्रेशन टेक्निक, है ना। जहां जहां अच्छा काम होता है, बिल्कुल क्वालिटी वाइज काम होता है, वहां पे जरूर होता है। आज स्टूडेंट बड़े कम थे भाई, पता नहीं थोड़ा सा आज टाइमिंग लेट हो गया तो उसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो मेरी कोशिश तो रहती टाइमिंग पे ही हो क्लास। कल से तो आपके नए टीचर पढ़ाएंगे आपको मैथ जी के रीजनिंग, मंडे से, है ना। थोड़ा सा बीच बीच में मैं भी आते रहूंगा गाइडेंस देने के लिए आपको, ठीक है। चलो तो ये था अपना पूरा टॉपिक। थोड़ा बहुत और एडिटिंग कर दूंगा मैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, है ना। और कल इवनिंग में मैं आपको फाइनल नोट भेज दूंगा, तो आप उनके प्रिंट करा लेना। थोड़ा सा एक दिन और पेशेंस कर लो, 1-2 लोगों ने मुझे आज मैसेज किए थे कि सर प्लीज नोट भेज दीजिए, हम प्रिंट करा लेंगे, है ना। तो अभी एग्जाम नहीं है तो बहुत ज्यादा ऐसे घबराने की जरूरत तो है नहीं है, तो थोड़ा 1-2 दिन का और आप धैर्य रख लो। इंग्लिश के तो आपको मैं 100%, उसमें तो ज्यादा डाउट है ही नहीं, कल 100% आपको कल इवनिंग में इंग्लिश के नोट्स भेज दूंगा। हिंदी में भी मोस्टली ज्यादातर हो चुके हैं, थोड़े बहुत और रह गए हैं, तो उनमें बहुत जल्दी हो जाएंगे। जितने जल्दी हो सकेंगे उतने जल्दी मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप जो मिले हैं नोट उनसे ही आप पढ़ाई करते जाओ। अगर आप प्रिंट नहीं कराते तो कुछ दिन और रुक जाओ, आप कल तक और रुक जाओ। इंग्लिश के नोट्स आप प्रिंट कराओ तो कल करा सकते हो आप इवनिंग में, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन मंडे को, तब तक के लिए गुड नाइट।
जय हिंद।